बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का पार्ट 6 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना। पार्ट 6 ग्रुप ट्रेंड्स और ग्रुप ट्रेंड्स के अंदर हम क्या कर चुके हैं? नंबर 1 एटॉमिक रेडियाई हो चुका, और उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी हो चुका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो चुका। नंबर 4 पे अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसको देख लें। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नंबर 4 पे, इसको देख लेते हैं। और उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट को भी देखेंगे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स को भी देखेंगे। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पहले ही बता चुका हूँ, ज़हन-नशीन कर लीजिए इस बात को। कोई प्लस माइनस का चक्कर नहीं है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अभी आपको कोई कैलकुलेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सारी टेक्निकल चीज़ें आपसे जो पूछा जाएगा वो इसमें क्यों, क्या, कैसे, इन्हीं के सवालात होंगे और इन्हीं के जवाबात आपको देने होंगे। तो नोट करते रहिए की पॉइंट्स, क्यों, क्या, कैसे, ये सब मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। पहले इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसकी डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए। क्या है? मेजरमेंट ऑफ मटेरियल्स कैपेबिलिटी। मेजरमेंट ऑफ a materials capability to conduct electric current, आप लोग सुनते होंगे पंखे हैं, बिजली का सामान है, कॉपर पे बना हुआ है। भाई कॉपर पे क्यों बना हुआ है? लोहे पे बना लो, गोल्ड पे बना लो, सिल्वर पे बना लो, नहीं, कॉपर पे बना हुआ है। सारी वायरिंग कॉपर की है भाई, ये कॉपर के वायर हैं। सिल्वर के वायर बना लो भाई, गोल्ड के बना लो, आयरन के बना लो ना, उससे हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट तो उनसे भी फ्लो हो रहा है ना, ऐसी बात तो नहीं है, उनसे भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। वो भी कंडक्टर्स हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक करंट तो उनमें ही फ्लो होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सारे मेटल जो है वो इतने अच्छे नहीं हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में, इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करने में, कि इलेक्ट्रिक करंट जो है इजीली फ्लो हो सके। ठीक है, ये बात है सारी की सारी। अब इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मेजरमेंट, कि आपको मेजर करना है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब मेजरमेंट, आपको मेजर करना है। ऑफ अ मटेरियल्स कैपेबिलिटी, किसी मटेरियल की सलाहियत, टू कंडक्ट, कि उसमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजर सके। टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, कि उसमें से कितना एक इलेक्ट्रिक करंट गुजर रहा है। जितना हम इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं, क्या दूसरे किनारे पर उतना ही पहुंच रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि यहाँ से तो हम 10 एम्पेयर करंट जो है वो पास कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये एक वायर है, ये गोल्ड की वायर है, ये दूसरी वायर है, ये कॉपर की है, ये तीसरी वायर है, आयरन की है, ये चौथी वायर है, सिल्वर की है। तो ये 4 वायर्स हैं, इक्वल इन लेंथ की हैं। 10 एम्पेयर करंट जो है वो आप यहाँ से छोड़ रहे हैं। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, यहाँ से यहाँ तक कंडक्ट होते होते इलेक्ट्रिक करंट 10 एम्पेयर ही पहुँच रहा है। 10 एम्पेयर यहाँ तक नहीं पहुँच रहा। कुछ मेटल जो हैं वो 8 एम्पेयर करंट पास कर पा रहे हैं, कुछ जो है वो 2 एम्पेयर पास कर पा रहे हैं, कुछ जो है वो 5 एम्पेयर पास कर पा रहे हैं, कुछ जो है वो 9 एम्पेयर पास कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट तो हो रहा है, गुज़र तो रहा है इनमें से, लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसकी मिकदार में फ़र्क पड़ जाता है। उसकी क्या वजूहात हैं, ये हमारा बहस नहीं है फ़िलहाल, लेकिन यहाँ ये पता चलता है। तभी तो कहते हैं भाई कॉपर की वायर्स बड़ी अच्छी होती हैं, सिल्वर की, गोल्ड की, आयरन की, इनकी वायर बना लें। नहीं भाई, इसकी सही है, और बहुत सारी वजूहात हैं। तो ये बात है, इससे हमें पता लगता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कॉपर की अलग है, गोल्ड की अलग है, सिल्वर की अलग है। ठीक है, और जब हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को देखते हैं तो ग्रुप 1A 2A, इनके अंदर तो हैं ही मेटल्स सारे के सारे,
1A वाले भी जो हैं वो मेटल हैं, मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो है उनमें से पास हो जाता है। 2A वाले भी, उनमें भी हो जाता है। 3A 4A 5A 6A 7A इनमें बतदरीज कम होता रहता है, वेरिएबल है। कोई बहुत अच्छे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हैं, कुछ जो है वो इतने अच्छे नहीं हैं। तो ये ग्रुप 1 2 3A 4A 5A 6A 7A 8A तो खैर नोबल गैसेस हैं, वो शरीफ गैसेस हैं बेचारी, उनके बारे में क्या कहना। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। ग्रुप ट्रेंड जो है हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की डेफिनेशन बता दी है, नोट कर लीजिए। मेजरमेंट ऑफ मटेरियल्स कैपेबिलिटी, किसी मटेरियल की सलाहियत को मेजर करना कि वो कितना एक इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कंडक्ट कर सकता है। ठीक हो गई ये बात। अब चलते हैं आगे जो है वो जल्दी जल्दी ग्रुप 1A और 2A इसके अंदर देख लेते हैं। इसके एलिमेंट्स जो हैं इनके अंदर क्या मामला है, 3A में क्या है, क्या एक्सेप्शंस हैं या नहीं है। बिल्कुल हैं भाई, इसके अंदर भी हैं। ठीक है, क्या क्या है नोट करते जाए। मैंने कहा कोई प्लस माइनस का मामला नहीं है, सिर्फ क्यों क्या कैसे इन्हीं का सवाल जवाब आपको देना है। जैसे कि ग्रुप 1A है, ठीक है, और 2A है। इन ग्रुप्स के अगर एलिमेंट्स की बात करें तो हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। इसी मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब बड़े अच्छे हैं ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में, बड़े अच्छे हैं ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में। आपसे पूछा गया ग्रुप 1A और 2A के मेंबर्स जो हैं, मेटल्स जो हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से बता दें। आप बताएंगे भाई बड़ी हाई है, बड़ी ज़बरदस्त है। यहाँ तक तो आपने जवाब दे दिया। अगला सवाल अब वो आपसे पूछता है वाई, क्यों है। अब आप इधर उधर देख रहे होते हैं कि यार अब इस क्यों का जवाब क्या दें। इस क्यों का जवाब नोट कर लें भाई। उसकी वजह ये है, दे कैन ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन ईजीली, ये वजह है। दे कैन ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन ईजीली, नोट्स में डालेंगे, ये है इसकी वजह। अब 3A को देखें, 3A के अंदर हाई नहीं है बल्कि मॉडरेट है। मॉडरेट का मतलब ये है मॉडरेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मतलब 3A के मेंबर जो हैं उनमें मामला इतना हाई नहीं है ना इतना लो है, बल्कि दरमियाना है। ठीक है, 4A के मेंबर जो हैं यहाँ तो मामला थोड़ा वेरिएबल है। वेरिएबल से मतलब ये है कि कुछ तो ऐसे हैं जो पुअर कंडक्टर हैं, पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उनमें होती है, और कुछ ऐसे एलिमेंट हैं 4A के जिनमें जो है वो मॉडरेट दरमियानी जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमें नज़र आती है। अब कौन से एलिमेंट हैं 4A के जो कि पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं, तो वो नोट कर लें आप। कार्बन है और लेड है। Pb लेड को रिप्रेजेंट करता है, पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कार्बन और लेड। और जो मॉडरेट जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं 4A के एलिमेंट्स, उनमें सिलिकॉन है, जर्मीनियम है और टिन है। सिलिकॉन, जर्मीनियम और Sn मतलब टिन, ये जो है मॉडरेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं। 5A को अगर देखें, 5A 6A 7A इनके जो हैं ये मेंबर्स इनके पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं। ठीक है, और अगर आप देखें नोबल गैसेस को, 8A वाले जो हैं, 8A नोबल गैसेस वाले एक्सट्रीमली पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इंतहाई कम जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को ये अलाउ करते हैं अपने अंदर से गुज़रने पे। ठीक है, अब यहाँ पर भी पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है और ये एक्सट्रीमली पुअर है। ठीक है भाई, ये हो गया। अब चलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ। चौथा हमारे पास ग्रुप ट्रेंड हमने डिस्कस कर लिया, ग्रुप्स के अंदर इनका ट्रेंड सबका। पांचवा ऑक्सीडेशन स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये टेबल जो है ज़रा इसको फॉलो करना पड़ेगा। पांचवा ग्रुप ट्रेंड जो है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट। ये ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या, मैं इस पर तफसीलन बात जो है वो पहले कर चुका हूँ। जो बच्चे पिछली वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं उनको पता है ये ऑक्सीडेशन स्टेट पे सर तफसील से बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ। ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर है,
नंबर है, ठीक है। नंबर ही को हम वैल्यू कहते हैं, वैल्यू जो कि असाइन करते हैं केमिस्ट, वैल्यू असाइंड, वैल्यू असाइंड, असाइंड मतलब जो वैल्यू या ये नंबर असाइन कर दिया जाता है, भाई तुम्हें ये नंबर मिल गया, तुम्हें ये नंबर मिल गया, तुम्हें ये नंबर मिल गया। अब जब नंबर की हम बात करते हैं तो हमारे पास नंबर जो है वो बुनियादी तौर पर दो दुनियाओं में डिवाइड हैं, पॉजिटिव नंबर हैं, नेगेटिव नंबर हैं। तो यहाँ पर एलिमेंट्स को जो है वो नंबर्स असाइन कर दिए गए हैं। ये पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, ये नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं। एक एलिमेंट को एक ही नंबर असाइन किया गया है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एक ही एलिमेंट को हो सकता है दो पॉजिटिव नंबर असाइन किए गए हों, हो सकता है एक एलिमेंट को दो नेगेटिव नंबर असाइन किए गए हों, हो सकता है एक एलिमेंट को दो या तीन पॉजिटिव नंबर असाइन किए गए हों, दो नेगेटिव नंबर असाइन किए गए हों। तो ये मुख्तलिफ नंबर्स हैं जो कि एलिमेंट्स को असाइन किए गए हैं, ठीक है। इससे क्या पता लगता है? इससे उनके चार्ज का पता लगता है, इससे उनके चार्ज का पता लगता है, इससे उनकी वैलेंसी का पता लगता है। बस अब इससे ज़्यादा मैं बात नहीं कर सकता। किसके अंदर? इन अ कंपाउंड और एलिमेंट और मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल के अंदर, किसी कंपाउंड में, किसी एलिमेंट में, जब ये आपको एलिमेंट नज़र आएंगे, मिसाल के तौर पर एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर ये कार्बन को ले लें C6H12O6, इसके अंदर यहाँ पर आपको ये ऑक्सीजन नज़र आ रहा है, तो ऑक्सीजन नज़र आ रहा है आपको, हो सकता है यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कुछ और हो। यहाँ पर इस ऑक्सीजन को कोई ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब नंबर, आप एक वर्ड अपने जहन में बिठा लें, नंबर। तो कौन सा नंबर? वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, जो कि इसको यहाँ असाइन किया गया हो इस मॉलिक्यूल में। ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सीजन को जो ऑक्सीडेशन स्टेट साइंटिस्ट बरादरी ने इस मॉलिक्यूल में असाइन की है, H2O में भी तो ऑक्सीजन है, O2 भी तो ऑक्सीजन ही है, तो हो सकता है यहाँ ऑक्सीजन को कुछ दूसरी जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन की गई हो, यहाँ पर ऑक्सीजन को कुछ दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो असाइन की गई हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके चार्ज की हालत अलग है, यहाँ पर इसके चार्ज की हालत अलग है, यहाँ पर इसके चार्ज की हालत अलग है। इसको दूसरा नाम मैंने वैलेंसी का दिया है। यहाँ पर इनकी वैलेंसी अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग। तो ये बात है, मुख्तलिफ़ जगहों पर ये ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही एलिमेंट मुख्तलिफ शो करता है, मुख्तलिफ शो करता है। ये मेरा जुमला ज़हन नशीन कर लें। समझ में नहीं आया? दोबारा बैक करके मेरी बातों को ज़रा सुने। बहुत मुख्तसर बातों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इन डिटेल बात नहीं करूँगा अभी। तो टू द पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर, वैल्यू असाइंड, वैल्यू जो है वो असाइंड की है। किसने? साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने की है। किसको की है? टू एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट को असाइन की गई है। अभी जब इसका टेबल बनाऊंगा ना तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इन अ केमिकल कंपाउंड, इन अ केमिकल कंपाउंड, किसी केमिकल कंपाउंड के अंदर, जैसे कि यहाँ देख लें आप, H2O ये केमिकल कंपाउंड है, C6H12O6 ये केमिकल कंपाउंड है, ये केमिकल कंपाउंड नहीं है। तो केमिकल कंपाउंड के अंदर नंबर्स कुछ असाइन किए गए हैं, वैल्यू असाइन की गई हैं इनको, ठीक है भाई। और किसी केमिकल कंपाउंड के अंदर, और या कंबाइंड स्टेट, कंबाइंड स्टेट, ये कंबाइंड स्टेट क्या है? ये मिक्सचर वाली होती है, मिक्सचर वाली। अब मिक्सचर में और कंपाउंड में थोड़ा सा फ़र्क होता है, मिक्सचर में और कंपाउंड में थोड़ा सा फ़र्क होता है। देखिए मैं बात इसीलिए बहुत इख्तिसार के साथ कर रहा हूँ, मुख्तसर, क्योंकि बात फिर बहुत आगे चली जाती है, फिर रुकना बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए ख़ुद को। बहरहाल दुनिया में आप याद रख लीजिए, जितनी चीज़ें अवेलेबल हैं ना, जिनको आप सॉलिड, लिक्विड और गैस में याद रखते हैं, ठीक है, यही चीज़ों को एक और तरीके से भी देखा जाता है। इन्हीं चीज़ों के अंदर, इन्हीं चीज़ों को हम एलिमेंट
कंपाउंड और मिक्सचर्स के नाम से भी याद करते हैं। आपके इर्द गिर्द बिखरी हुई सारी चीज़ें, सारी बेजान चीज़ें, जानदार चीज़ों को शामिल नहीं करूँगा, सारी बेजान चीज़ें जो आपके इस रूम में भी पड़ी हुई आपको नज़र आ रही होंगी, इनको देखें तो इनमें आपको मिक्सचर्स नज़र आएंगे। 90% मिक्सचर्स नज़र आएंगे। आपको जो है वो 8% या 9% जो है वो आपको एलिमेंट्स नज़र आएंगे, और 1% कंपाउंड्स नज़र आएंगे। 8 या 9% जो है वो आपको कंपाउंड्स नज़र आएंगे, और 1% या 1% से भी कम आपको एलिमेंट्स नज़र आएंगे। ये सारी बेजान चीज़ें जो आपके इर्द गिर्द बिखरी पड़ी हैं, ठीक है। सारी चीज़ों की बात कर ली। पूरी दुनिया में, ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के नीचे, मिट्टी में, हवा में, या पानी के अंदर। आप माउंट एवरेस्ट पे चले जाएं, या फिर आप समंदर की गहराई में चले जाएं, समंदर के ऊपर देख लें, समंदर में देख लें, ज़मीन पे देख लें, कहीं भी देख लें, बेजान चीज़ें आपको 3 हालतों में नज़र आएंगी। या तो, और 3 हालतों में नज़र आएंगी। परसेंटेज अगर मैं निकालूं तो 90% जो आपको इर्द गिर्द चीज़ें बिखरी हुई नज़र आएंगी वो मिक्सचर्स नज़र आएंगी। उन्हीं मिक्सचर्स को हम कहते हैं कंबाइंड स्टेट, ठीक। और 90% हो गया। 9% आप और निकाल लें। 9% जो चीज़ें आपको नज़र आएंगी वो कंपाउंड कहलाती हैं, ठीक है। और 1% से भी कम आपको वो चीज़ें नज़र आएंगी जिनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। बात समझ आ गई? तो यहाँ पर जो वैल्यू असाइन की जा रही है ना, ठीक है, किसको असाइन की जा रही है? एलिमेंट को। इसको बेसिकली मुझे अभी डिस्कस नहीं करना चाहिए था, इसको छोड़ दें, सिर्फ इसकी और इसकी बात करें। तो वैल्यू जो है वो असाइन की जा रही है किसी एलिमेंट को इन अ केमिकल कंपाउंड। 2 चीज़ें उसने बताई हैं, या तो वो केमिकल कंपाउंड होगा या सिर्फ कंपाउंड आप कह लें, ठीक है, या फिर कंबाइंड स्टेट यानी कि मिक्सचर होगा। दूसरे नंबर पे उसने ये बात बोली। अब ये जो आपको केमिकल फार्मूला नज़र आ रहा है ना, ये जो केमिकल फार्मूला नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, इस तरह की जो भी चीज़ आपको नज़र आएगी ना, जिसमें आपको डिफरेंट एटम्स नज़र आएंगे, अब और आसान कर देता हूँ, इस तरह की जितनी चीज़ें आपको नज़र आएंगी ना, जिसमें आपको डिफरेंट एटम्स नज़र आएंगे, आप समझ जाइए इन 2 में से कोई एक मामला है। या तो ये चीज़ जो कि जिसमें आपको डिफरेंट एटम्स नज़र आ रहे हैं, इन्हीं डिफरेंट एटम्स को एलिमेंट्स कहते हैं। इन्हीं डिफरेंट एटम्स को एलिमेंट कहते हैं। 3 एलिमेंट यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। यहाँ 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसी तरह की चीज़ें, इसी तरह के फार्मूला जब आपको नज़र आए तो आपका जहन फ़ौरन क्लिक करना चाहिए कि आया या ये तो, या फिर क्या होगा, कोई केमिकल कंपाउंड होगा, या फिर ये कोई कंबाइंड स्टेट होगी जिसको मिक्सचर कहते हैं। आसान लफ्ज़ों में और कहूँ तो ये तो या तो फिर कोई कंपाउंड होगा या मिक्सचर होगा, कंपाउंड होगा या मिक्सचर होगा, ऐसे जिसमें डिफरेंट एटम्स आपको नज़र आ रहे हैं। और हर कंपाउंड और हर मिक्सचर एलिमेंट से मिलके बनता है। ये कंपाउंड है या मिक्सचर है, इस पे बहस नहीं है, लेकिन ये बना एलिमेंट से है। कौन सा एलिमेंट है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये 3 एलिमेंट से मिलके बना है। ये कंपाउंड है या मिक्सचर है, ये बहस नहीं है, लेकिन ये बना एलिमेंट से ही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसी तरह HCl को भी देख लें आप, इसी तरह और बहुत सारे, या तो वो मिक्सचर होंगे या वो कंपाउंड होंगे, लेकिन वो बने एलिमेंट से होंगे, ये बात तय है। तो उन्हीं कंपाउंड और उन्हीं मिक्सचर्स के अंदर जो एलिमेंट हैं उनको ही ये नंबर्स असाइन किए गए हैं, जिनको हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। उन्हीं को ये वैल्यूज़ असाइन की गई हैं, ठीक है। अब ये ज़रा एक टेबल आप देख लें जो कि यहाँ दिया हुआ है। ये रहा ये टेबल, इसको बनाना ज़रूरी है। इसके अंदर सारे ग्रुप आ गए हैं। जैसे कि सबसे पहले ये 1A, इसको अल्कली मेटल्स कहते हैं। अल्कली मेटल्स, ग्रुप 1A की बात हो रही है। इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से आते हैं आपको पता है। इसके अंदर लिथियम है, इसमें सोडियम है, इसमें पोटेशियम है, इसमें रुबिडियम है, इसमें सीजियम। +1 जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये जब भी आपको किसी कंपाउंड में नज़र आए, केमिकल कंपाउंड में नज़र आए, इनमें से कोई भी
या फिर आपको ये कंबाइंड स्टेट किसी मिक्सचर में नज़र आए या आपको इनमें से कोई भी, तो समझ जाइए इनको साइंटिस्ट बरादरी ने उस कंपाउंड या मिक्सचर के अंदर इनमें से किसी को भी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दी है, +1 दी है, -1 नहीं दी, +1 दी है। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा वाला देख लेते हैं हम। दूसरे वाले जो है वो हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसमें बेरिलियम आ जाता है, मैग्नीशियम आ जाता है, कैल्शियम आ जाता है, स्ट्रोंटियम आ जाता है, कैल्शियम आ जाता है, स्ट्रोंटियम आ जाता है, बेरियम आ जाता है। ये किसी भी आपको कंपाउंड में या मिक्सचर में जब ये नज़र आए तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बार बार कह रहा हूँ, इसको नोट कर लें, इसको याद कर लें अच्छी तरह। कोई इसमें मैथमेटिक्स नहीं है। ठीक है, 3A के अगर एलिमेंट्स को देखें हम, 3A वाले, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या क्या आ जाता है? इसमें हमारे पास जो है बोरॉन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, Tl, थेलियम। ये जब भी आपको किसी कंपाउंड या मिक्सचर में नज़र आते हैं, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। ठीक हो गई? हाँ, अब थोड़ी गड़बड़ होगी, अब ज़रा मामला पेचीदा होगा। 4A के जो एलिमेंट्स हैं, 4A के जो एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर कार्बन आ जाता है, सिलिकॉन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, टिन और लेड। ये जब भी आपको किसी कंपाउंड या आपको किसी जो है वो मिक्सचर में नज़र आते हैं तो यहाँ पर इनका मामला थोड़ा टेढ़ा है। ठीक है, इनमें से हर एक जो है वो एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। मिसाल के तौर पर इस कार्बन को ले लें आप, ठीक है, इस कार्बन को ही ले लें तो इसकी 4 ऑक्सीडेशन स्टेट हैं। -4 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है, +2 भी हो सकती है, +4 भी हो सकती है। देखिए, -4, -2, +2, +4, देख रहे हैं आप, 4 ऑक्सीडेशन स्टेट हैं इन सब की। तो किसी भी कंपाउंड में ये आपको नज़र आते हैं, इनमें से कोई भी, किसी मिक्सचर में ये आपको नज़र आते हैं, इनमें से कोई भी, आपसे कोई पूछता है भाई इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ क्या है, तो आप बोलना भाई माज़रत ये मैं नहीं बता सकता यहाँ क्या है, क्योंकि मुख्तलिफ़ कंपाउंड में, मुख्तलिफ़ मिक्सचर्स के अंदर इनमें से हर एक की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मुख्तलिफ होती है। कहीं कार्बन की -4 होती है, कहीं कार्बन की -2 होती है, कहीं कार्बन की +2 होती है, कहीं कार्बन की +4 होती है। इसका मामला थोड़ा सा टेढ़ा है। ठीक है, इसी तरह 5A को अब हम देख लेते हैं इसके अंदर। इसीलिए तो कह रहा हूँ नोट करते रहिए। इसमें ऑक्सीजन है, सल्फ़र है, सेलेनियम है, टेलुरियम है, ठीक है, पोलोनियम है। ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, इनकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, बल्कि नहीं है, नीचे चला गया मैं, 5A में, सॉरी, बुक यहाँ मैंने रखी हुई है, इसमें से देख देख के बता रहा हूँ। नाइट्रोजन है, इसमें फॉस्फोरस है और आर्सेनिक है, SB, और इसका क्या था यार, इनके तो एलिमेंट्स के फुल नेम भी अभी मुझे सही तरह याद नहीं होते, लेकिन बहरहाल मैंने नोट किए हैं, आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं ले, वरना आपको ढूंढना पड़ेगा इसको। मेरे पास है मौजूद, मैंने इनको नोट किया हुआ है अलग से। हाँ, ये आ गए, ये लिख रखे हैं मैंने। हाँ, ये तो नाइट्रोजन है, पता होगा। ये फॉस्फोरस है, AS ये है आर्सेनिक, AS जो है वो आर्सेनिक है। SB जो है ये एंटीमनी है, एंटीमनी, नोट कर लीजिए। SB हो गया हमारे पास एंटीमनी। अच्छा, उसके बाद BI, ये मुझे याद है, ये बिस्मथ है, बिस्मथ। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये जब भी आपको किसी कंपाउंड या मिक्सचर में नज़र आते हैं, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -3 भी है, -2 भी है, +3 भी है, +5 भी है।
-3 भी है, -2 भी है, और जो है +3 भी है, और +5 भी है। ये देख लीजिए। नाइट्रोजन को ले लें मिसाल के तौर पर, तो नाइट्रोजन जो है किसी कंपाउंड किसी मिक्सचर में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -3 भी हो सकती है, -2 भी, +3 भी, +5 भी। ये याद करने पड़ेंगे। और तरीका भी होता है फाइंड आउट करने का, किसी कंपाउंड या मिक्सचर के अंदर एक तरीका भी होता है, ठीक है, जिसके ज़रिए आप उस कंपाउंड या मिक्सचर के अंदर नाइट्रोजन की अभी मौजूदा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसको फाइंड आउट करने का तरीका भी होता है, ठीक है। अब 6A की तरफ चलते हैं। 6A के अंदर हमारे पास जो है कौन कौन से आ जाते हैं इसके अंदर। 6A के अंदर ऑक्सीजन है, सल्फ़र है, ठीक है, सेलेनियम है, और उसके बाद टेल्यूरियम है, और पोलोनियम है। इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो -2 +2 -2 +2 +4 +6, हर एक की 4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं वो पॉसिबल हैं, ठीक है। उसके बाद 7A, इसके अंदर अगर आप देखें तो 7A के अंदर जो हैलोजेंस हैं इनमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेटाइन है, AT एस्टेटाइन है, ठीक है। यहाँ पर -1 +1 -1 +1 +3 +5 +7 ये भी, ठीक है भाई। उसके बाद जो हमारे पास ये 8A ग्रुप आ जाता है। 8A ये सारे नोबल गैसेस का है। इसमें कौन कौन सी हैं? हीलियम है, नियॉन है, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन, Rn। ये कहीं भी आपको नज़र आते हैं, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो है, ठीक है भाई। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देख लें आप। अब ज़रा मेल्टिंग पॉइंट आप नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो गया, अल्लाह की रहमत से। आज छठा ट्रेंड जो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका। तो 1A जो है, 1A के एलिमेंट्स जो हैं इन सब में अलग अलग है, ठीक है, इसलिए ज़रा अलग अलग लिखिएगा। 1A के जो एलिमेंट्स हैं इनकी लो जो है वो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो है 1A के एलिमेंट्स का। फिर वही सवाल, वाई आपसे कोई पूछ लेता है भाई लो क्यों है, इसकी वजह बताइए। तो उसकी वजह है वीक मेटलिक बॉन्डिंग। इनके दरमियान जो है वो वीक मेटलिक बॉन्डिंग होती है, वीक मेटलिक बॉन्डिंग जो है वो होती है, ठीक है भाई। अब ज़रा इसको देख लें। 2A की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है वो हाई, आपको 2A के एलिमेंट्स में हाई मेल्टिंग पॉइंट मिलेगा और बॉइलिंग पॉइंट आपको हाई मिलेगा। वाई क्यों है भाई? इसका अपोजिट है स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्डिंग, MB मतलब मेटलिक बॉन्डिंग, ठीक है भाई। फिर तीसरा आ जाता है 3A, इसको भी नोट कर लीजिए। 3A, अब 3A कहना मुनासिब नहीं है क्योंकि 3A आपको याद है ना, S ब्लॉक और P ब्लॉक, ये 1A और 2A ये S ब्लॉक को कवर करते हैं। 3A 4A 5A 6A 7A 8A ये 6 जो ग्रुप हैं इनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? P ब्लॉक। तो फिर इसको हम यूँ ही ले लेते हैं 3A 4A 5A 6A 7A और 8A, या फिर आप इनको P ब्लॉक एलिमेंट का नाम दे दें, कोई परेशानी की बात नहीं। इनके अंदर जनरली आम तौर पे आपको मतलब तकरीबन सब में ही आपको क्या नज़र आएगा? जनरली इंक्रीज़ नज़र आएगी, बढ़ती हुए नज़र आएगा आपको मेल्टिंग पॉइंट भी और बॉइलिंग पॉइंट भी, नोट्स में डालने से।
तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तकरीबन लगभग इन सब ग्रुप के एलिमेंट्स में आपको मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होते हुए नज़र आ जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस आ जाती हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी आ जाते हैं इन्हीं में से। जैसे ये 4A को आप ले लीजिए, 4A में कार्बन आ जाता है, ठीक है। इसका जो है वो हाई है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पर हाई है। वाई अब आप ये मत बोलिएगा कि यहाँ पर आपने देखा था 7A में हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट था, तो किसी ने पूछा वाई, तो आपने बोला स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। तो यहाँ पर भी आप इस वाई का जवाब यही दें कि कार्बन का भी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई है, तो वाई का जवाब स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। भाई स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर जवाब है स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है भाई। अच्छा, फिर इसके बाद अगर हम दूसरा देखते हैं यहाँ पर 5A के अंदर नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का लो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो है, ठीक है भाई। वाई क्यों लो है? इसका जवाब अब दूसरा है इसके मुकाबले में कि इसका लो क्यों है। because nitrogen exists as diatomic molecules, because nitrogen exists as diatomic molecule। नाइट्रोजन जो है किस शक्ल में मौजूद होती है? डायटोमिक मॉलिक्यूल की शक्ल में, यानी कि दो एटम से मिलके बनने वाला मॉलिक्यूल N2, ये रहा डायटोमिक मॉलिक्यूल। एक तो ये वजह है, एंड एक और वजह भी है। दूसरी वजह क्या है? एक तो ये क्यों है लो नाइट्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ये डायटोमिक मॉलिक्यूल की शक्ल में नाइट्रोजन मौजूद होती है। एक तो ये वजह है, एंड एक और भी वजह है, इसमें वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कौन सी होती हैं? वो फोर्सेस जो कि मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल से बांध के रखती हैं, एटम को एटम से नहीं, मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल से। जैसे नाइट्रोजन गैस को देखें तो ये N2 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 N2, नाइट्रोजन गैस असल में नाइट्रोजन N2 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 का मजमुआ ही है ना। नाइट्रोजन गैस इज़ अ कलेक्शन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स N2 N2 N2, तो इनके दरमियान कोई बॉन्डिंग भी तो होगी। तो इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्डिंग है उसको कहा जाता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि वीक है बहुत ज़्यादा। ये दूसरी वजह है, ठीक है भाई, ये भी हो गया। तो 6 की 6 ग्रुप ट्रेंड्स जो है वो आपके अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके। अब ये आखिरी जो टॉपिक है ये ज़रा आप नोट कर लीजिए, यूनिक बिहेवियर ऑफ बेरिलियम इन ग्रुप 2A। ये भी ज़रा, तो उसके बाद अगला जो हमारा पार्ट रह जाएगा सिर्फ वो यही रह जाएगा, रिएक्शंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। फिर अगले पार्ट में हम इसी को देखेंगे, इसलिए ये आखिरी टॉपिक भी हम कर लेते हैं। बाकी आपको तरीका पता है पुराने बच्चों को, जो पहले से जो चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सारे जो चैप्टर्स कंप्लीट बने हुए हैं, चैप्टर नंबर 4 इंक्लूडिंग ग्रैंड टेस्ट नॉमेनक्लेचर का 2 घंटे का ग्रैंड टेस्ट है सॉल्यूशन के साथ, हर बच्चे को करना चाहिए। तो चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 कंप्लीट चैप्टर्स के लेक्चर्स जो हैं वो मौजूद हैं, सॉल्यूशंस मौजूद हैं। जो शुरू से देखते हुए अभी तक आ रहे हैं उन्हें पता है ये बात कि सेल्फ़ असेसमेंट हम सबसे आखिर में करते हैं, बिल्कुल एक ही वीडियो के अंदर या 2 वीडियोस के अंदर सारे सेल्फ़ असेसमेंट निपटा देते हैं। तो इस चैप्टर के भी हम सारे सेल्फ़ असेसमेंट इंशाल्लाह निपटा देंगे। अच्छा, ये आखिरी टॉपिक जो है यूनिक बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, यूनिक बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, बेरिलियम का अजीब बर्ताव किसके अंदर? इन ग्रुप 2A।
2A का है ना, ये आपको पता है। पहले बेरिलियम आता है 2A के अंदर, 2A के अंदर पहले बेरिलियम आता है, फिर मैग्नीशियम आता है, फिर कैल्शियम आता है, स्ट्रॉन्टियम आता है, बेरियम आता है। तो ये जो पूरा ग्रुप 2A है, इसके अंदर ये जो बेरिलियम है, इसका बिहेवियर कुछ अजीब सा है अपने दूसरे ग्रुप मेंबर्स के मुकाबले में। क्यों अजीब सा है? वो अजीब बात क्या है? पहले बेरिलियम की खुसूसियात देख लें आप। बेरिलियम का स्मॉलर एटॉमिक रेडियाई है, स्मॉलर एटॉमिक रेडियाई है, ठीक है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तीसरी बात, ये हार्डर सख्त है ये, और रिजिड है। रिजिड का मतलब भी सख्त होता है। बेरिलियम जो है वो हार्ड है, सख्त है। बेरिलियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई है। बेरिलियम का एटॉमिक रेडियाई भी छोटा है इन दूसरों के मुकाबले में, ठीक है। इसकी डेंसिटी जो है वो लो डेंसिटी है बेरिलियम की। याद रहे, इन बाकी वाले ग्रुप मेंबर से कंपेयर कर रहे हैं हम इसको। तो बेरिलियम की डेंसिटी जो है वो लो है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है इसका। बेरिलियम जो है वो केमिकली स्टेबल है, केमिकली स्टेबल है बेरिलियम। इसका क्या मतलब? बेरिलियम एक चीज़ है भाई, आपको बाज़ार से मिल सकती है। साइंटिफिक स्टोर पे जाएं, उसको बोलें बेरिलियम दे दें, वो आपको बेरिलियम दे देगा। 1 पाव, आधा पाव, 2 ग्राम, 10 ग्राम, जितना आपको चाहिए, जितनी आपकी जेब में पैसे हैं। ये महंगी चीज़ें होती हैं, तो ले आइए आप। अब आप उसको, जब ऑब्वियस ही बात है, आप कहाँ रहते हैं? अपने घर में, लैब में। क्या वहाँ एनवायरनमेंट नहीं होगा? एनवायरनमेंट होगा। एनवायरनमेंट होगा तो क्या एनवायरनमेंट में एयर नहीं होगी? एयर होगी। और एयर आपको पता है मुख्तलिफ गैसेस का मजमूआ है। एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन गैस भी है, ऑक्सीजन गैस भी है, ठीक है। हीलियम है, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ठीक है। वाटर वेपर्स भी होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों का मजमूआ होती है ये एयर, जो कि आपके एनवायरनमेंट में शामिल है। टेम्परेचर भी होता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होता है, और ये घटता बढ़ता रहता है। सर्दियाँ भी आती हैं, गर्मियाँ भी आती हैं। तो वो जो बेरिलियम का एक टुकड़ा रखा हुआ है, बेरिलियम का ये जो एक टुकड़ा रखा हुआ है, क्या ये एनवायरनमेंट में मौजूद हवा के साथ रिएक्ट नहीं करेगा? बिल्कुल इसको करना चाहिए, सब करते हैं। जितने एलिमेंट हैं, कोई भी चीज़ आप देखें, आप उसको हवा में रख दें, एयर में रख दें, उसमें तब्दीली आती है, तगय्युर आता है, उसमें टूट फूट होती है। वो जैसा आपने रखा होता है वो वैसा थोड़े टाइम बाद नहीं रह पाता, वो टूट फूट का शिकार हो जाता है। उस पर उसका कलर चेंज हो जाता है, टेक्सचर उसका चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका रिएक्शन हो रहा होता है हवा में मौजूद मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ। तो हम ये कहते हैं कि यार कोई भी चीज़ केमिकली स्टेबल नहीं होती। इसका मतलब कि अपने वजूद को बरकरार रखे हुए नहीं होती। ये मजबूरी है उसकी, अपने वजूद को बरकरार रखे हुए नहीं होती है, उसकी मजबूरी होती है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि वो भी रिएक्ट करती हैं। जैसे बेरिलियम है, ये भी एनवायरनमेंट में मौजूद चीज़ों के साथ रिएक्ट तो करता है ये भी, लेकिन शुरू में बस सिर्फ। उसके बाद इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर, जिसको ऑक्साइड कहा जाता है, जिसको ऑक्साइड कहा जाता है। तो होता ये है कि हवा में मौजूद ऑक्सीजन जो है इस बेरिलियम के साथ रिएक्शन करती है ना, तो उसके नतीजे में एक केमिकल कंपाउंड बनता है जिसको ऑक्साइड कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो इसके ऊपर पूरा लेयर बना लेता है, इस पूरे के पूरे टुकड़े को बेरिलियम के कवर कर लेगा, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि अब अंदर जो बेरिलियम है ना, ऊपर वाला जो सरफेस वाला बेरिलियम था, उसने तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। अब यही मैग्नीशियम ऑक्साइड बाकी मांदा बेरिलियम की हिफाजत करेगा, कि पूरी लेयर जो है ना, जैसे पेंट नहीं कर देते हम, इसी तरह इस पूरे बेरिलियम के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवर जो है इस ऑक्साइड की, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की बन जाएगी। इससे ये होगा कि मज़ीद जो हवा में ऑक्सीजन है वो इसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा बेरिलियम के साथ। क्यों? क्योंकि प्रोटेक्टिव लेयर ऑलरेडी बन चुकी है, कवरिंग इसकी हो चुकी है,
जितना रिएक्ट इसने करना था उतना कर लिया। अंदर तो बेरिलियम सेफ मौजूद पड़ा हुआ है। इसके अलावा ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं कर पाएगी, मज़ीद जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं बन पाएगा, क्योंकि यही मैग्नीशियम ऑक्साइड हिफाजत कर रहा है। इसके अलावा एयर में और दूसरी चीज़ें जो हैं, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन गैस है, हीलियम है, दूसरी बहुत सारी गैसेस हैं, वाटर वेपर्स हैं, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें इसके ऊपर आके आएंगी तो सबसे पहले उसका वास्ता जो है इसी प्रोटेक्टिव कवर से पड़ेगा, इसी ऑक्साइड से पड़ेगा, इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड से पड़ेगा। तो अंदर मौजूद बेरिलियम जो है वो सेफ रहेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं केमिकली स्टेबल होता है बेरिलियम एज़ कम्पेयर टू अदर। दूसरों को देखेंगे तो ये बेचारे वक्त के साथ साथ जो है ना, हवा में मौजूद, एनवायरनमेंट में मौजूद, एयर है, दूसरी चीज़ें इनके साथ रिएक्ट कर करके इनका सत्यानाश कर देती हैं। नई नई चीज़ में तब्दीली होते रहते हैं। तो केमिकली स्टेबल होता है ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, ज़रा इसको समझ लीजिए और रट्टे मत मारिएगा, अपने लफ्ज़ों में इसका जवाब लिखें अभी जो आपने समझ लिया। तो केमिकली स्टेबल है, इसका क्या मतलब है? मीन्स, अब इसको लिख भी लें आप, मीन्स डज नॉट रिएक्ट विद बेरिलियम, does not react with atmospheric chemical, does not react with atmospheric chemicals। ठीक है भाई। अच्छा, फिर अगला सवाल, ये तो आपने जवाब दे दिया, हाउ। ठीक है, ये कैसे मुमकिन हो रहा है कि बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक केमिकल्स, के केमिकल्स के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा? तो आप इसका बताएंगे हाउ, बिकॉज ऑक्साइड लेयर, बिकॉज ऑक्साइड लेयर, ऑक्साइड की जो लेयर है जो शुरू में बन चुकी है, फॉर्म्ड ऑन इट्स सरफेस, ऑक्साइड लेयर फॉर्म्ड ऑन इट्स सरफेस, ऑन इट्स सरफेस। अच्छा, इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा जब ये ऑक्साइड की लेयर जो है ऊपर आ जाएगी? इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? लेयर प्रिवेंट फर्दर ऑक्सीडेशन। ये जो लेयर है ये प्रिवेंट, बचाएगी, प्रिवेंट फर्दर ऑक्सीडेशन, फर्दर ऑक्सीडेशन से ये लेयर बचाएगी, फर्दर ऑक्सीडेशन और केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। इससे क्या होगा? इससे कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। क्या चीज़ रिड्यूस हो जाएगी? कोरोजन, तोड़ फोड़ नहीं होगी, कोरोजन, बेरिलियम के अंदर तोड़ फोड़ मज़ीद नहीं होगी, रिड्यूस हो जाएगी कोरोजन। ठीक है भाई। और क्या है इसके अंदर? आखिरी पॉइंट बेरिलियम जो दूसरों से डिफर करता है वो क्या है? आखिरी पॉइंट नोट कर लें। बेरिलियम जो है फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, बेरिलियम जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है। अच्छा, दूसरे क्या बनाते हैं? आयोनिक बॉन्ड, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम सब आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। बेरिलियम भी बनाता है, लेकिन बेरिलियम कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाता है। ठीक है। अब ये सवाल आपसे पूछ लिया जाए, वाई, क्यों बनाता है भाई? मैंने कहा ना, सारा वाई का ही गेम। ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज, ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज, अपने छोटे साइज़ की वजह से। ठीक है भाई। अगली वीडियो के अंदर हम देखेंगे रिएक्शंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।